गुड इवनिंग आकांक्षा, वेलकम। बहुत अच्छा लगता है, आप एकदम पंक्चुअल। वेरी गुड। कैसी हैं आप आकांक्षा? गुड इवनिंग। मैं भी अच्छी हूँ। गुड इवनिंग राजमणि, वेलकम। मोनिका, हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग वक्त पे लाइव हो जाते हो, जुड़ जाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग जल्दी से इसकी वजह से लेसन को भी स्टार्ट कर पाते हैं, है ना। शिल्पा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग श्रुति। हेलो सुची, गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग रश्मि, वेलकम। आज आप एकदम सही समय पे हो। आज बिल्कुल लेट नहीं हो आप। ओके, वेरी नाइस। गुड इवनिंग अर्जुन। आप 2 दिन से कहाँ थे? हेलो तनु, गुड इवनिंग। आपकी तबीयत ठीक है अर्जुन? आप क्लास में 2 दिन से नहीं थे। गुड इवनिंग कृति। हेलो जितेन, कल आप क्लास में नहीं थे। ओके, चलो फिर आज हम लोग आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए। नहीं, कोई सॉरी नहीं, कोई बात नहीं। परेशानियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियोस देख लिया करो, है ना। लेकिन लाइव रहने से मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। हाँ हाँ, यस, मैं समझ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग निखिलेश। ऑलमोस्ट लोग जुड़ गए हैं और जो जुड़ेंगे उनको मैं विश करती रहूंगी और लेसन आगे मैं बढ़ाती हूँ अब। चलो ठीक है फिर। तो आप सबका स्वागत है मेरे क्लास में। और आप देख रहे हैं बोर्ड, मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्चुअली आज जो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर। हेलो अनुपम, गुड इवनिंग। और मेरा ध्येय ये था, मेरा ये उद्देश्य था कि मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और जो रिलेटेड जो यूरोपियन ट्रेडर्स आए हमारे देश में व्यापार के उद्देश्य से। गुड इवनिंग मोनू। और साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई और उन्होंने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे यहाँ डेवलप किया या फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग जैसे चले, उसका पूरा एक डिटेल, एक पूरा ढांचा आपको बताने का था। आई होप। ओके, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना, है ना। मैं आपको इसलिए ढूंढ रही थी कि आपके एक डाउट थे एक्चुअली लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि वास्को डी गामा को लेकर आपने एक क्वेश्चन किया था कि वो 2 बार आया या फिर 3 बार, है ना। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आज जितेन मुझे दिख नहीं रहा है, मैं डाउट क्लियर करना। गुड इवनिंग विद्यापति जी, वेलकम। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके डाउट को क्लियर कर देती हूँ। चिंतामणि, गुड इवनिंग। हेलो नीतू।
हेलो अनुपम। ओके, एक्चुअली जो भी मैंने ऑथेंटिक टेक्स्ट देखे हैं, जो भी हमारे रेफरेंसेस, जो मेनली राइटर्स के हम लोग देखते हैं रेफरेंसेस, सेकेंडरी सोर्सेस, उसमें एक्चुअली दो का ही जिक्र है। ठीक है, दो बार आया। लेकिन जब मैं गूगल पर सर्च करती हूँ या फिर कोई ऐसे ऑथेंटिक जो बहुत ज्यादा नहीं है वहां मैं सर्च करती हूँ, तो वहां 3 बार उनको दिखाया जा रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि वास्को डी गामा की मौत भी यही हुई, इंडिया में ही। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, गुड इवनिंग गणेश, वेलकम। मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार ही हम लोगों का जो लेसन है या हम लोगों का जो पर्पस है, 2 बार से ही सॉल्व हो जाएगा। जानकारी के लिए अगर कहीं कोई पूछते हैं तो 3 बार आप कह सकते हैं, है ना। लेकिन जहां ऑथेंटिक कहीं डालना हो या फिर कहीं एकदम एग्जैक्ट डालना हो, तो मुझे लगता है 2 टाइम्स, क्योंकि कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं। गुड इवनिंग अमनदीप, अरविंद जी, गुड इवनिंग। हेलो मीनाक्षी। ओके, ठीक है, मैं क्लियर हुई। जितेन, ओके। तो एमसीक्यू, और आज जो कुछ भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को पढ़ रहे थे, गुड इवनिंग मैत्री, ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने उन लेसन्स को, अगर मेरे साथ लाइव क्लासेस में आप रहे हो या फिर बाद में आपने वीडियोस देखा हो, तो ऑलमोस्ट पूरे हो गए होंगे। अब थोड़ी बहुत अगर आप प्रैक्टिस उन पर करें या फिर उन क्वेश्चंस को रिकॉल करें, तो आपकी काफी हद तक आपको वो हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, गुड इवनिंग अंकित, हेलो। मैं नहीं थी, कोई बात नहीं मीनाक्षी, आप वीडियोस देख लो और एक बार अच्छे से देखना, क्योंकि मैंने कंपनी के शासन को, जो व्यापार से विस्तार है वो वाला, और इसके अलावा मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है। और आप उन वीडियोस को देखोगे तो मुझे लगता है कि आपका ये एक शिकायत कि मैं नहीं हो पाई, लाइव नहीं देख पाई क्लासेस, आपके प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। हेलो अनुपम। ओके, चलो। तो आज हम लोग उस सीरीज का लास्ट, बिल्कुल लास्ट पायदान पे हैं। कहने का मतलब है कि सीरीज का आज लास्ट क्लास में लेने जा रही हूँ। जो हम लोगों का एक बच गया था, फ्रेंच वाला, यूरोपियन ट्रेडर्स जो आए, पुर्तगीज आए, डेन आए, इसके अलावा डच आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, उनमें सबका हम लोगों ने बारी बारी से कैसे आए, किस तरीके से यहाँ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, उनके पर्पस क्या थे, उस पर्पस में वो कहाँ तक उन लोगों को कामयाबी मिली, हर कुछ। आज हम लोगों को सिर्फ एक फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ब्रीफली हम लोग इसलिए पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में कि इनका ब्रिटिशर्स के साथ सबसे लंबा एक संघर्ष चला। सबसे, ओलिवा गुड इवनिंग, हेलो। ओके, तो इसलिए ये कर्नाटक के वार हुए या फिर और दूसरी कारणों से जो फ्रेंच ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित किया, और इनको हराकर ही, एक्चुअली इन वास्तव में इनको हराकर ही ब्रिटिश भी यहाँ पर अपने एम्पायर को बेहतर तरीके से स्टैब्लिश कर पाए। जब तक फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर अगर होती, सबसे कड़ा मुकाबला, सबसे तेज मुकाबला इनको फ्रांसीसियों से ही हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मुझे इस लेसन को देना चाहिए, ताकि हम लोगों का ये ट्रेडर्स वाला और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला खत्म हो जाएगा। और कल से मैं स्टार्ट करूंगी एक नया लेसन, जिसमें कि मैं लॉर्ड क्लाइव से स्टार्ट करूंगी, बंगाल के गवर्नर से। और मैं हम लोग चलेंगे साथ साथ वायसराय, लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन तक, है ना, गवर्नर जनरल वायसराय तक, वहां तक क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक का एक एक पूरा उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, उन्होंने किस तरह की यहाँ की उपलब्धियों के बारे में, उनका असर किस तरह हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर सोसाइटी में, ये सारा हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। चलो, तो फिर हम लोग आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, और इसे मैंने तैयार किया है। मेरा नाम है रीना। और फिर क्योंकि मुझे बहुत सारे यहाँ लर्नर दिख रहे हैं, मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ और वेलकम बोलती हूँ। एक अच्छी से स्माइल के साथ आज हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, आज पूरे लेक्चर के
बाद लास्ट में आप जान पाएंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, स्टैब्लिश कैसे हुआ, उसका भारत में किस तरीके से विस्तार हुआ, यानी फ्रेंच पावर यहाँ पर आकर उसने किस तरीके से अपने आप को विस्तार किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो एंग्लो फ्रेंच उन लोगों का जो संघर्ष चला, स्ट्रगल चला, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुड इवनिंग राज दुलारी। फिर हर दिन की तरह हम लोग ऐसे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ना सिर्फ जानकारी में हम लोगों को हेल्प करेगा बढ़ाने, जानकारी बढ़ाने में, बल्कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही मायने रखते हैं। हर दिन 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन करने का मतलब है कि 30 दिन होते होते 900 क्वेश्चन करीब हम लोग कट जाएंगे, है ना, तो उसको भी देखना है। गुड इवनिंग मीतू। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई और किसके हेल्प से, किसके कॉपरेशन से हुई। इसको स्थापित किया गया 1664 में और इसका नाम उस वक्त था कंपनी देस इंदेस ओरिएंटलिस। कहीं कहीं आप अगर बहुत सारे राइटर्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे बुक में रेफरेंसेस देखते हैं, तो कहीं कहीं आपको नाम में भी अंतर समझ में आता है। अब इसी लेसन को पढ़ाने के क्रम में कहीं हम लोग देखेंगे लाली, कहीं देखेंगे कैप्टन लेली, है ना, तो इस तरीके, कहीं हम लोग देखेंगे चांद साहब, कहीं देखेंगे चंदा साहब। तो थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, उस वक्त ये इंसान का ये नाम हो सकता है। हाँ, कहने पर वो डिपेंड करता है, अलग अलग राइटर्स उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी को कंपनी देस इंदेस ओरिएंटलिस और कंपनी द इंदस ओरिएंटल, ओके, इसको कहा गया। यह कंपनी कोलवर्ट के प्रयासों से, कोलवर्ट कौन था? गुड इवनिंग नीलेश। कौन था? वह था फ्रांस का उस समय का जो सम्राट थे, लुई 14वां, उसका वो वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, जो काफी समय से यह लगा हुआ था वो कि वो अपने व्यापार का, अपने देश के व्यापार का विस्तार कर सके। तो किसकी स्थापना से? 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के सहयोग से उनके मंत्री कॉलवर्ट ने या कालवर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इज दैट क्लियर? 1664 में हुआ, किसकी सहयोग से हुआ? तो लुई 14वें के सहयोग से हुआ। और इसको स्थापित किसने किया, या फिर इसको, इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उनके वित्त मंत्री कालवर्ट या कोलवर्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आप फ्लैग बोल सकते हैं, प्रतीक चिन्ह बोल सकते हैं, लोगो बोल सकते हैं। जिस तरह हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको इस तरीके से दिखाया था, वैसे ही ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और इसमें देखिए कि ये ताज बना हुआ है और ये सारे के सारे ताज शो करते हैं कि उस समय सम्राट किस तरीके से प्रभावी रहा होगा। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में ये बहुत ही मामूली सा अंतर है, लेकिन ये मामूली अंतर उसके कार्यकलापों में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। किस तरीके से? तो आपको ध्यान होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी तो उसमें सारे के सारे नॉन ऑफिशियल ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स का एक ग्रुप था, व्यापारियों का एक ग्रुप था, और वो अपनी तरीके से अपनी कंपनी को, अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते थे और वो इसके लिए सरकार को उल्टा पैसा ही देते थे। यहाँ पर क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मंत्री द्वारा स्थापित किया जा रहा है और सहयोग दिया जा रहा है सम्राट द्वारा। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के भरोसे है, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं, वो अपनी परिषद के भरोसे चल रही थी। और शायद यही कारण था कि लास्ट में सम्राट को भारत का शासन अपने हाथों में लेना पड़ा। क्लियर? अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर बेसिक अंतर हो आपको करना है, तो यहाँ आप इसको समझ सकते हैं कि दोनों के जो कार्यकलाप थे या फिर दोनों का संचालन अलग अलग तरीके से करता है। कोई आम इंसान है जो इंडिविजुअल है,
जिस पर किसी का जोर नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, उसके काम करने का तरीका, और कोई एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसके काम करने का तरीका दोनों अलग होता है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है और आप अपने मन से कोई काम कर रहे हैं तो आप बेहतर सोच सकते हैं कि वो काम करने का तरीका कैसे होगा। ओके, अब उद्देश्य तो वही था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का था। वैसे ही फ्रेंच, वैसे ही डेन, वैसे ही डच, वैसे ही पुर्तगीज, सबके सबका वही उद्देश्य था, पूर्वी देशों के साथ अपने व्यापार का विस्तार करना। प्रारंभ के समय जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो इन लोगों के दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक था मेडागास्कर का उपनिवेशीकरण करना और फ्रांस और भारत के साथ मेडागास्कर के को एक मीडिएटर बनाकर अपने व्यापार का विस्तार करना, और दूसरा था भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा, गुड इवनिंग अर्पिता, एक मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब यहाँ मान लिया कि भारत है, ठीक है, क्योंकि माउस पर मेरी हरकत थोड़ी अजीब सी हो जाती है, ऐसा मत सोचना कि एकदम एग्जैक्ट, बट अनुमान लगाकर मैं ऐसे कर रही हूँ। और ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये आपका हिंद महासागर हो गया पूरा, और ये अगर अफ्रीका का क्षेत्र होगा तो यहाँ पर है मेडागास्कर। क्लियर? राज दुलारी, गुड इवनिंग। किस चीज को रिपीट करूं? जो पीछे बताया मैं उसी को समझा रही हूँ, फिर वापस उस स्लाइड पे मैं जाती हूँ, फिर आपको ये समझ में आएगा। ओके, एम, हाँ मैं उस पर जाऊंगी, फिर मैं उस स्लाइड पर जाती हूँ। अभी थोड़ा सा मैं मेडागास्कर के बारे में आपको बता दूं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दो एम थे। एक, मेडागास्कर जो जगह है, जो आइलैंड था, वहां पर अपने व्यापारिक संबंध को स्थापित करना, और दूसरा भारत में अपने व्यापारिक संबंध यानी पूर्वी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करना। नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं। जयंती, गुड इवनिंग। ओके, अब यहाँ आप ध्यान दोगे, मेडागास्कर जो है वो साउथ और ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। ये चारों तरफ से इसके ऐसे कंडीशन है, इसके बारे में दो तीन आप इंटरेस्टिंग बात अगर जानो, ये अफ्रीका का ही एक हिस्सा है, मगर आइलैंड होने की वजह से एक तो कम्युनिकेशन इसका बहुत गैप है दूसरे देशों के साथ। दूसरा, मेडागास्कर के बारे में ये कहा जाता है कि जितना ही प्राकृतिक रूप से धनी है, प्रकृति ने अपने अमूल्य खजाने यहाँ छोड़े हैं, वही दूसरी ओर यहाँ के जो इंसान हैं उतने ही ज्यादा पुअर हैं, उतने ही ज्यादा गरीब हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो आप वेनिला की बात करते हैं या फिर दूसरे तरह का जो रॉक होता है और उसको चूना बनाकर सीमेंट बनाते हैं, उस तरह का, इसके अलावा मिनरल्स और सबसे ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन, वनस्पतियों के मामले में ये बहुत ही आगे है। और संसार का चौथा बड़ा ये द्वीप है, आइलैंड है। क्लियर? तो फ्रांस को उसने सोचा था कि इन प्राकृतिक जो वनस्पतियों का ये समृद्ध ये स्थान है, इस पर कब्जा करके व्यापार का वो विस्तार करे, मगर इसके जो भौगोलिक कंडीशन थे उसकी वजह से वो यहाँ पर ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। इसके और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन मुझे लगता है कि अननेसेसरी उन कारणों की जांच ना करें जो हमारे कंटेंट को रिलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि फ्रांस यहाँ पर फेलियर हो गया। अब उसका पूरा अटेंशन कहाँ गया? भारत के साथ व्यापारिक संबंध को और बेहतर बनाने में और अच्छा करने। क्लियर हो गया? एक मेडागास्कर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर जो किड है, बच्चा है, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, सब के सब एक जैसे परिधान ड्रेस पहनते हैं, सारे के सारे एक जैसे। वो उनका परिधान का नाम लांबा, लांबा उसको कहते हैं, और वो सब के सब एक जैसे दिखने वाले कपड़े पहनते हैं। और एक और अच्छी चीज यहाँ है कि वो लोग शादी के समय भी वैसे ही वस्त्र धारण करते हैं, और जब उनकी मौत हो जाती है तो कफन में भी उन्हीं वस्त्रों में उनको लपेटा जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन तब भी एजुकेशन की, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और अवेयरनेस की कमी की वजह से ये आज भी बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड एक आइलैंड आप इसको कह सकते हैं। क्लियर हुआ मेडागास्कर का?
चलो, अब यहाँ पर अब समझ में आ गया कि मेडागास्कर का उपनिवेशीकरण यानी कि उसको कॉलोनी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री जो है उनका इस समय यही पर्पस होता था कि भाई आप वो पॉइंट आउट करते थे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या हमको मिल सकता है, और वहां पर अपनी यात्राएं, अपने लोगों को, अपने व्यापारियों को और व्यापार का विस्तार वो लोग पूरा अपना शुरू कर देते थे। गुड इवनिंग सुनील जी। ओके, तो मेडागास्कर में जब इनका प्लान फ्लॉप कर गया तब इनका ध्यान गया भारत के साथ। इन्होंने सारा अपना ध्यान भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रित कर दिया। गुड इवनिंग सुनील जी, वेलकम। ओके, चलो ये तो समझ में आ गया। ये हो गया उनका पर्पस। स्टैब्लिश हुए सम्राट के सहयोग से, कालवर्ट के नेतृत्व में 1664 में। व्यापारिक उद्देश्य था मेडागास्कर के साथ भी, वो उसको एक तरीके का मीडिएटर चाहते थे बनाना। वहां पर कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस, भौगोलिक परिदृश्य और दूसरे कारणों से सफल नहीं हो पाए, तो भारत पे उन्होंने अपना पूरा अटेंशन दे दिया। अब इस तरीके से जब इन लोगों का एक पूरा प्लान हो गया, तो फ्रांसिस कारो, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप बहुत सारी जब बुक्स पढ़ते हैं और ज्यादा ऑथेंटिसिटी के लिए और ज्यादा परफेक्शन के लिए, और कई बार हम लोग उसको देखते भी हैं कि नहीं बेहतर और किस बुक में है, तो आपको नाम में थोड़ा सा उसके लिटरेचर में, उसके स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क मिलता है। कहीं कहीं फ्रांसिस कारो है, कहीं कहीं फ्रैंको कारो है, कहीं कैरो है, इनको अलग अलग नामों से इनको लिखा गया। इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में एक दल यानी एक ग्रुप, ट्रेडर का ग्रुप भारत आया, और जिसमें कि इम्फहान का जो निवासी था मरकारा भी शामिल था। ठीक है, मरकारा जो फ्रांस का पहला व्यापारी दल आप कह सकते हैं उसको, या शासक सम्राट का एक भेजा हुआ दल बोल सकते हैं, एक आप ग्रुप बोल सकते हैं, वो आया जिसमें कि कारो उसको लीड कर रहा था और उसके अन्य सहयोगियों में मरकारा भी शामिल था। ठीक है, अब इन लोगों ने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक दिनों में भारत में इसको बहुत ज्यादा सफलता मिली। मुगल सम्राट औरंगजेब से आज्ञा जो फरमान या परमिशन, राजपत्र, चार्टर, कुछ भी कह लीजिए, है ना, वो प्राप्त करके इन्होंने भी सबसे पहले भारत की सूरत देखी। इतना ध्यान रखना कि एक 1613 में सूरत देख रहा है और दूसरा 1668 में देख रहा है, लेकिन दोनों को भारत की सूरत ही पसंद है। गुड इवनिंग संजीव, वेलकम। ओके, तो इन्होंने भी, औरंगजेब एक जहांगीर की आज्ञा से 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, और एक मुगल बादशाह औरंगजेब की आज्ञा से 1668 में सूरत में अपने फर्स्ट व्यापारिक कोठी फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों ही अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में ही स्थापित किया। अच्छा, नहीं अभी नेटवर्क का इशू हो रहा है ना, एक बार रिफ्रेश करके देखो। कल भी आप परेशान थे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्या कह सकती हूँ, अब तो मदद कर नहीं सकती, आप वीडियो देख लेना। श्योर, ओके, नो इशू, कोई बात। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली, उसके बाद मरकारा के माध्यम से ये दिस वन, इसके माध्यम से ये बहुत ही चालाक या राजनीतिक या पॉलिटिशियन या कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनसे एक परमिशन ले लिया, और इस तरीके से 1669 में मसूलीपट्टनम में इसने दूसरी अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। गुड इवनिंग नीलमणि। ओके, क्लियर, समझ में आ गया कि औरंगजेब की सहायता से पहली व्यापारिक कोठी इसने स्थापित की। हेलो मनीषा। 1668 में, और एक उसका सहयोगी कौन है, मरकारा, उसने क्या किया, गोलकुंडा के शासक की सहायता से दूसरी 69 में, 68 में पहले और दूसरी 69 में। हेलो अमनदीप। ओके, चलिए ये समझ में आ गया, दो कोठियां 68 और 69। अब
1673 में मसूलीपट्टनम के निदेशक यानी कि डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन, है ना, उन्होंने क्या किया कि बालीकोंडपुरम जो वहां का स्थानीय क्षेत्र था, उसके सूबेदार से उसके जो सूबेदार कहने का मतलब कि पूरा संरक्षण उस प्रांत का संरक्षक शेर खां लोधी से फैक्ट्री स्थापना करने के लिए एक भूमि प्राप्त कर लिया। किसने? फ्रांसिस मार्टिन। जिस तरीके से आपको कलकत्ता के बारे में या फिर ब्रिटिशर्स की बम्बई में स्थापना के बारे में या मद्रास के बारे में चंडीगढ़ के राजा, ठीक उसी तरह फ्रांसिस मार्टिन का नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के क्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा इसको याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने जब ये भूमि प्राप्त कर ली शेर खां लोधी से, और वहां पर उसने पौंडीचेरी, जो अभी का पुडुचेरी है, उसको स्टैब्लिश किया, पौंडीचेरी को। और ये पौंडीचेरी धीरे धीरे फ्रांसीसी शक्ति का न सिर्फ सेंटर बन गई, बल्कि वो एक तरीके से फ्रांसीसी शक्ति का एक सूचक भी बन गई। और काफी दिनों तक पौंडीचेरी को लेकर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ते रहे। कई बार इन्होंने वापस किया, फिर वापस किया, फिर वापस लिया, और इस तरीके से। और ये जो भारत में इनकी लड़ाइयां हो रही हैं, इसका असर फ्रांस और ब्रिटेन के यूरोप में भी हो रहा है। यूरोप में कभी युद्ध इसलिए समाप्त हो जा रहा है क्योंकि भारत में समाप्त हुआ। यूरोप में कभी इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि भारत में लड़ाइयां शुरू हो गई। तो ये असर इतिहास में मायने रखते हैं कि कोई कहाँ का है, वो अपना उपनिवेश स्थापित किया, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन का असर उस उपनिवेश के लोगों पर पड़ रहा, वहां के शासन पर पड़ रहा है। जो और उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने माही, मॉरिशस और कारीगल में 1789 तक अपने अधिकार स्थापित कर लिए। ओके, 1673, 1673 हमेशा याद रखिएगा, इसको पौंडीचेरी में कन्वर्ट किया या फिर स्थापित किया। और ये कौन थे? तो फ्रांसिस मार्टिन। क्लियर? हेलो सुशील। होगा होगा, एमसीक्यू भी होगा, वो तो रोज ही रहता है, आज भी है, और आज बहुत ज्यादा है। हेलो एमी। ओके, अब थोड़ा सा पुदुचेरी या पौंडीचेरी के बारे में जान ले कि यह भारत का यूनियन टेरिटोरी या केंद्र शासित प्रदेश है। कब से? जुलाई 1963 से। पढ़ते 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 कभी कभी अगल बगल भी झांक लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतिहास में घुसे हुए हैं तो वर्तमान को भूल जाए, है ना। तो ये क्या होता है कि सिर्फ यूजीसी नेट में हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल होता है। इसके अलावा और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल होते हैं। तो हम हमारा लक्ष्य है प्रोफेसर बनना, जेआरएफ हमारा लक्ष्य है। लेकिन अगर दो चार हाथ इधर उधर भी मार लिया या फिर दो चार जानकारी ले ली, वो नुकसान नहीं होगा। उसके अलावा ये फ्रांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलोनी था। इसका 2006 में इसका पौंडीचेरी से नाम बदलकर पुडुचेरी इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये नाम फ्रांसीसियों ने दिया था, और अब इसका नाम का अर्थ था नया गांव। ओके, थैंक यू अर्पिता। ये बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है यहाँ पर। ओके, उसके बाद 1954 में पौंडीचेरी को फ्रांसीसी आधिपत्य से आजादी पूरी तरीके से मिल गई, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है। हेलो शुभम। ओके, अब पौंडीचेरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग है, मगर ये इंटरेस्टिंग थोड़ा सा पजल वाला है। कब लौटाया, कब फिर वापस किया, ये फ्रांस ब्रिटेन एक खिलौने की तरह पौंडीचेरी को यूज कर रहे हैं। कभी यूरोप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से इसको कर रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं, फिर वापस दे रहे हैं। देखो, अब सबसे पहले पौंडीचेरी में पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद डेन्स भी आए, डच भी आए, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए एमसीक्यू करना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मैं भी बहुत सारा मेहनत करके बहुत सारा क्वेश्चन लाई हूँ, और आज मैं देखती हूँ कितना मेहनत कर रहे हैं। ओके, चल।
उसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ पर बस्ती स्थापित कर ली। 1793 में ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी को अपने हाथ में ले लिया, किससे? फ्रांस से। उसके बाद 1814 में जब पेरिस की संधि हुई, यानी ब्रिटेन और फ्रांस में जो युद्ध चल रहा था यूरोप में, उसके बाद पेरिस की संधि हुई, तो उसके तहत ये फ्रांस को वापस लौटा दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1674 में ही बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां, उन्होंने फ्रांसीसियों को भूमि प्रदान की और जिस पर उन्होंने चंद्रनगर की कोठी स्थापित की, यानी कि अब पौंडीचेरी से चंद्रनगर। 1701 में पौंडीचेरी को पूर्व में सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय हेडक्वार्टर बना दिया गया। कब? 1701 में फ्रांसीसियों ने अपने पूरे व्यापार का संचालन यहाँ से पौंडीचेरी से करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए मद्रास मायने रखते थे, ठीक उसी तरह फ्रांसीसियों के लिए पूर्वी तट पर, कोरोमंडल तट पर ये पौंडीचेरी बहुत ही मायने रखते थे। क्लियर? ब्रिटिशर्स का मद्रास और फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी या पुडुचेरी। और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया, क्योंकि शुरुआत तो इसी ने की थी। फ्रांसीसी बस्तियों के पुनर्जीवन का कार्य वस्तुतः फ्रांसिस मार्टिन ने किया और पौंडीचेरी में फोर्ट लुई नामक एक किले का या फिर उस तरह का निर्माण किया, जहां से वो अपने जैसे व्यापारिक कोठियां, जहां से अपने कार्य का संचालन हो, जहां से पूरे प्लानिंग हो और हर तरह के काम किए जाए। हेलो अमृता, गुड इवनिंग। अब ये तो हो गया एस्टेब्लिशमेंट कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, सम्राट के सहयोग से यहाँ आई। उसने शुरुआत में सूरत और उसके बाद मसूलीपट्टनम, उसके बाद पौंडीचेरी में अपना मुख्यालय बना लिया। अब जब मुख्यालय बना लिया पूर्वी तट पर, तो क्या समझ में आ रहा है पहले से कौन है यहाँ पर सबसे ज्यादा इनको एक तरीके से टक्कर देने वाले, सबसे ज्यादा जिनसे इनको उलझना पड़ सकता है, वो है ब्रिटिशर्स। और सबसे एक दोनों में एक सिमिलरिटी क्या थी, दोनों में एक समान बात क्या था? यस, ब्रिटिशर कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों का व्यापारिक उद्देश्य है, दोनों का अपने उपनिवेश का विस्तार करना उद्देश्य है, दोनों का ही भारत में अधिक से अधिक एकाधिपत्य यानी कि मोनोपोली, यानी कि व्यापारिक एकाधिकार करने का। और इन दोनों को पता था कि जब तक हम एक दूसरे को रास्ते से नहीं हटाएंगे, तब तक हम अपने व्यापारिक एकाधिकार का जो हमारा सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और इसमें बाहरी जो शक्तियां थी, बाहरी जो कारण था, वो तो सपोर्ट किया ही, हमारे अपने इंटरनल जो लोकल लेवल पर जो जिस तरह के पॉलिटिक्स और जिस तरह की यहाँ पर खामियां थी, उस वो भी एक तरीके से इन लोगों के लिए फेवरेबल रहा। असलम, गुड इवनिंग। ओके। अब ऐसे कंडीशन में ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच 3 कर्नाटक वार हुए। ठीक है। कर्नाटक वार इसको इसलिए कहते हैं कि एक तो ये कर्नाटक की भूमि पर हुआ, और दूसरी बात की जो कोरोमंडल के आसपास वाला तट जो कर्नाटक का है, दरअसल कर्नाटक नाम भी इन्हीं यूरोपियनों का ही दिया हुआ है। और वहां पर ये युद्ध हुआ, वहां के कारणों को लेकर ये दोनों आपस में उलझे, इसलिए ये कर्नाटक युद्ध एंग्लो कर्नाटिक वार के नाम से ये जाना जाता है। ये 1746 से लेकर 1746 से लेकर ये 1763 तक 3 कर्नाटक वार लड़े गए। और ऑलमोस्ट 20 इयर्स तक ये कर्नाटक वार इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 20 सालों में यह डिसीजन हो गया कि भारत की भूमि पर किसका अधिकार होगा, किसका व्यापारिक एकाधिकार होगा और कौन यहाँ पर राज करेगा। इस युद्ध में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ने इस तरह का ये साबित कर दिया कि अब ब्रिटिशर्स ही हैं जो यहाँ पर सुप्रीम पावर के रूप में अपना काम कर सकते हैं और यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। यस, उत्तराधिकार, वेरी गुड। ओके, चलो अब थोड़ा सा हम लोग देख लें कि एक साथी
साथ एक जानकारी ले लें कि 1746 से 1761 में जो 3 आंग्ल फ्रांसीसी वार हुए, इन तीनों के समय फ्रांस का सम्राट लुई 15 था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में सहयोग दिया लुई 14वें ने, 14th ने, ठीक है। और उसके बाद जब कर्नाटक वार स्टार्ट हुआ तो लुई 15वां वहां का शासक हो गया, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी। इसके अलावा फ्रांसीसी यात्री जो ट्रेवलर थे, बर्नियर, उन्होंने कहा कि वाराणसी को, काशी जिसको हम लोग कहते हैं बनारस, उसको कहा भारत का एथेंस। ये क्वेश्चन होता है कि फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने कौन सी जगह को, भारत के कौन से स्थान को एथेंस कहा, ठीक है। तो हेलो गुंजन, गुड इवनिंग। आज आप लेट हो थोड़ा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे हम लोग, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के क्या क्या परिस्थितियां थी, या फिर क्यों इन लोगों ने आपस में इन लोगों को उलझना पड़ा और क्या कारण हो सकते हैं। पहले से तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, यूरोप में भी प्रॉब्लम चल रहा है। इसके अलावा भारत में भी कुछ ऐसे, कर्नाटक में भी कुछ ऐसे इशू हो गए जिसकी वजह से इन लोगों को 1746 में आपस में उलझना पड़ा। सबसे पहला इशू था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न यूरोप में ऐसा चला कि वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस कभी एक मत नहीं हो पाए, और उसका असर, हाँ रोज होती है, डेली होती है, हर दिन होती है, प्रत्येक दिन होती है। आप कभी रहते हो कभी नहीं। आपका भी नेटवर्क इशू हो रहा है। मैंने ये शिकायत की है, मैंने अपने ग्रुप में ये शिकायत की है कि मेरे बच्चे मुझसे जुट नहीं पाते हैं, और बहुत सारे बोलते हैं कि आपका क्लास नहीं मिलता। तो आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कि सचमुच क्लास मेरा नहीं मिलता, आपको परेशानी होती है ढूंढने में। गुड, हरिमोहन गुड इवनिंग। ओके, चल, आपको भी होती है चिंतामणि? अच्छा ठीक है, मैं फिर उनको बोलती हूँ। हेलो हेलो, चल ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या था कि ऑस्ट्रिया में जो, यूरोप में जो उत्तराधिकार का प्रश्न चल रहा था, और हाँ वही मैं आपको ढूंढ रही थी कि आप मेरे पेज को भी फॉलो कर रहे हो और आप क्लास में नहीं रहते हो, तो मुझे अजीब सा लगता है कि क्या बात है। अर्पिता प्लीज सबको हेल्प करो, थोड़ा गाइड करो कि आप कैसे, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत आ रहा है ये। अर्जुन, मैं देखती हूँ अगर मुझसे हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, या फिर मैं कर पाऊंगी तो कहीं किसी पर एक ग्रुप हम लोग अपना बना लेंगे और वहां से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लिया करेंगे, या फिर मैं अपना लिंक भेज दिया करूंगी, या क्लासेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगा। मुझे लगता है ये ज्यादा आसान होगा, इन दिक्कतों से हम लोग बच जाएंगे। हाँ बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता, बट आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए, एक बार आप चेक कर लो। 10 से 11 में होती ही होती हूँ। हाँ अर्जुन आपको शेयर कर देंगे, यस। चलो, एक दूसरे को मदद करो, और देखती हूँ मैं आपकी क्या मदद कर पाती हूँ। आगे बढ़ूं? ओके, चलो। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जो फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे से, उन लोगों में जो मतभेद हुआ, उसका प्रभाव भारत में पड़ रहा है। भारत में किस तरीके से पड़ रहा है? तो 1740 में डुप्ले, बहुत ही महान नाम है, जिस तरह हम लोग फ्रेंच ब्रिटिश गवर्नर का नाम लेते हैं क्लाइव, ठीक उसी तरह फ्रांसीसी गवर्नर दुप्ले, इसका नाम ऐसा है कि ये पहला यूरोपीय था जिसने
भारतीयों के इंटरनल जो अफेयर्स होते थे उसमें इसने इंटरप्ट करना शुरू कर दिया और उन लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया ताकि वो अपना सेना को रख सके, अपना रहन सहन अच्छा कर सके। तो पहली बार इसने अपनी गतिविधियां भारतीयों के अंदरूनी मामले में शुरू करने वाला ये डुप्ले ही था, जो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था। वो फ्रांस का गवर्नर यानी फ्रांस का नहीं, फ्रेंच गवर्नर जनरल भारत में बनकर आया और इसने यूरोपीय कंपनी और भारतीय राजनीति में डायरेक्टली इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और जिसकी जो परिणति हुई वो कर्नाटक वार में। इस वार का जो सबसे बड़ा कारण क्या था कि उत्तराधिकारी का ओके कर देती हूँ। अभी सही हुआ? ठीक है। कर्नाटक युद्ध मेनली इसका रीजन अभी भी नहीं हुआ। गुड इवनिंग रोशन। अब मुझे लगता है अब हो गया होगा। अब मैंने पूरा जूम कर दिया। चल ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न या युद्ध का भारतीय विस्तार जिसको माना जाता है। थैंक यू अर्पिता। चल आगे बढ़ते हैं। Okay. मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है, मैं तो आप लोग से ही सीखती हूँ किसको क्या करना है नहीं करना है। इसलिए प्लीज अगर कुछ ऐसा लगता है आप लोग को तो आप एक दूसरे को सजेस्ट कर दीजिए। हो सकता है हाँ कुछ दिन बाद मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगी और मैं भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी। अभी तो इतना कुछ जो दिखता है मैं कोशिश करती हूँ कि उसको आपको बेहतर तरीके से बताऊं। दाहिनी ओर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का, बाईं ओर का मेरा है। डन। चल ओके। उसके बाद इसका पहला तो मन में इन लोग के मुटाव चल ही रहा था। यूरोप में जो प्रश्न चल रहा था उत्तराधिकारी का उसको लेकर। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि अंग्रेज अधिकारी थे वार्नेट वार्नेट उन्होंने कुछ फ्रांसीसी जलपोत यानी जलयान जो बोट होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसको पकड़ लिया और इसके प्रतिक्रिया में, इसके रिएक्शन में डुप्ले ने एक फ्रेंच अधिकारी की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया। यहाँ देखिए मद्रास पर किसका अधिकार है? ब्रिटिश लोगों का। सिर्फ वार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोत के पकड़े जाने के बाद डुप्ले ने यह कदम उठाते हुए उनके मद्रास पर ही जो उनका एक हार्ड पॉइंट है ना, वहां पर अधिकार कर लिया। और इसके अलावा और क्या था, ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या था कि हैदराबाद के जो निजाम थे, अभी हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडर्स आ रहे हैं, उस समय क्या कंडीशन है? उस समय ऐसा कंडीशन है कि जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे वीक होता चला जा रहा है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 22 मुगल शासक आए, लेकिन सबके सब इतने ज्यादा कमजोर थे जिसकी वजह से धीरे धीरे मुगलों का जो एक पूरी तरीके से पकड़ था वो धीरे धीरे निकलता चला गया। हैदराबाद के निजाम जो है वो कहने के लिए मुगलों के सूबेदार हैं, कर्नाटक के जो सूबेदार हैं वो कहने के लिए मुगलों के अंडर में है, लेकिन इन लोगों ने इंडिविजुअली अपना अपना डिसीजन लेना शुरू कर दिया और अपने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में इन्होंने एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा कर दी। निजाम जो है आ, इसी समय हैदराबाद के निजाम के तहत, जो पहले कर्नाटक हैदराबाद के निजाम के तहत ही आता था, वहां के जो नवाब थे वहां भी उत्तराधिकारी का प्रश्न चल रहा था, जिसमें एक ब्रिटेन एक को सपोर्ट कर रहा था अनवरुद्दीन को और दूसरी तरफ और भी जो अधिकारी थे उसको सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच। कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी जिस तरह यूरोपीय लोग आपस में थे, मत भिन्न था, यहाँ भी इन लोगों के मत भिन्नता हो गई। मद्रास के अधिकार को मुद्दे को लेकर
युद्ध की स्थिति बन गई। स्वाभाविक बात है कि मद्रास इतना बड़ा उनका कार्य क्षेत्र है और वहां पर अगर कब्जा कर लिया